जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी में। तो दोस्तों, हम सभी रेलवे का यूथ का जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं दोस्तों, जो एएलपी या टेक्नीशियन के लिए हमारा बहुत कारगर या लाभदायक होने वाला है दोस्तों। तो सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जिससे हमें अच्छा स्कोर करने को मिलेगा और फायदा भी होगा। और कंसेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे दोस्तों, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हम सब फॉर्मूला से रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे कि हम सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। आज सरस्वती पूजा होने के कारण आसपास में साउंड बज रहा है, अगर आवाज़ आती हो तो क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, बल समीकरण, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बल से संबंधित पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? बल, कि बल क्या होता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बल क्या होता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बल को जान लेते हैं कि बल क्या होता है। बल, जिसको हम बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होता है दोस्तों? फोर्स या बल क्या होता है? बल, जब जैसे कि इस वस्तु, कोई भी वस्तु क्या है, ये स्थिर में है। अगर हम इस वस्तु को, अगर स्थिर में है और इस वस्तु पे हम कार्य करके इस वस्तु को हम क्या करते हैं, इसकी स्थिति बदल देते हैं। क्या करते हैं? इस वस्तु की स्थिति को बदल देते हैं। तो जिस के द्वारा हम इस वस्तु का स्थिति बदल रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा, जिसके थ्रू से हम करते हैं। या तो कोई वस्तु गति में है, जैसे कि बॉल, बॉल गति में आ रहा है, और उस गति में आती हुई बॉल को अगर हम रोक देते हैं, तो उसको क्या करते हैं? गति को हम अवरोध करते हैं। तो हमारा अवरोध करने की प्रक्रिया भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? बल है। बल हमारा दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है पुल, पुल नेचर का। एक होता है पुश नेचर का। पुल मतलब क्या होता है दोस्तों? पुल मतलब क्या होता है? खींचना। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। और पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना। दो, फोर्स हमारा दो नेचर का होता है, एक पुल नेचर का, एक पुश नेचर का। तो इन दोनों बल में दोस्तों, जो पुल नेचर का है वो आसान पड़ता है। अगर कोई वस्तु को आप कल्पना कीजिए दोस्तों, एक बड़ा पत्थर है यहाँ पे, इसको बांध के इसको धक्का देना है या खींचना है, तो दोनों में से आसानी क्या होगा? अगर धक्का देंगे तो हमें ज़्यादा बल लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा खींचने की तुलना में। खींचने से हमको कोई वस्तु खींचने में आसानी होती है, तो हमारा वो खींचना आसान होता है धक्का देने की तुलना में। और देखिए दोस्तों, फोर्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है, फोर्स मतलब क्या होता है? एम ए। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, कि बल हमारा क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या संवेग के परिवर्तन के दर में, संवेग के परिवर्तन के दर के जो में जो बल लगाया जाता है, वो हमारा बल होता है। यानी कि एफ इक्वल टू एम ई। कल हमने इस फॉर्मूला को भी सिद्ध कर लिए थे, हम दोनों, हमने सब मिलके। एफ इक्वल टू एम ए, हमने ये फॉर्मूला भी कल सिद्ध किया था दोस्तों, सब मिलके। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट शुरू करते हैं। जैसे जैसे टॉपिक आएगा दोस्तों, उसमें थोड़ा थोड़ा हम बात चर्चा करेंगे, और उसके हिसाब से क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या बोला गया है। बल समीकरण में एफ बराबर है, देखिए दोस्तों, एफ बराबर क्या है हमारा? एम ए। हम क्या जानते हैं? एफ बराबर एम ए होता है, तो हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा? एफ बराबर एम ए। एम जी एच किसका होता है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी बराबर हमारा होता है। और v बराबर u प्लस ए टी होता है फॉर्मूला हमारा दोस्तों। और एम भी हमारा मोमेंटम, आगे आज भी पढ़ेंगे दोस्तों। ये इसमें से हम ये एम जी एच वाला पढ़ चुके दोस्तों, और ये हमारा सारी जो बाकी टॉपिक, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाता है, तो वस्तु पर कार्यरत बल, कार्यरत कुल बल कितना होगा? दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम इसको हम करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम इसको, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें फॉर्मूला जो लगेगा दोस्तों, उस फॉर्मूला कैसे लगता है, वो फॉर्मूला को हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम क्या जानते हैं, एक यहाँ पे बॉडी है, ये हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या है? मान लेते हैं कि इसका 10 kg इसका क्या वजन है। अब देखिए दोस्तों, इस वस्तु को यहाँ से क्या होता है, इस बीच से यहाँ से खींचा जाता है, जिसमें F1 एक बल लग रहा है, और एक वस्तु, इसी वस्तु को दो जगह से खींचा जाता है, एक F2 से खींचा जाता है। तो इसका मान लेते हैं कि इसका बल दोस्तों 5 न्यूटन बल लग रहा है, और F2 बराबर दोस्तों 10 न्यूटन का बल लग रहा है। और इन दोनों के बीच जो कौन बन रहा है दोस्तों, कितना का बन रहा है?
मान लेते हैं थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। अगर इन दोनों के बीच थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो हमारा, अगर ये 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ये 10 न्यूटन का बल लग रहा है, अगर इन दोनों के अलावा इन दोनों को अगर देखें तो कितना बल लगाएगा टोटल? ये रिजल्टेंट मतलब मिलके कितना बल लगाएगा? दोनों, ये 5 न्यूटन लगा रहा है, ये 10 न्यूटन लगा रहा है, तो ये दोनों मिलके कितना न्यूटन बल लगा रहा है? 15 न्यूटन का बल लगा रहा है। लेकिन दोस्तों ये बल हमारा रिजल्टेंट जो वास्तविक बल होगा ये इतना नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में ये इधर ये इतने एंगल के झुकाव में, यानी कि इतने कोण के झुकाव में खींच रहा है, तो ये रिजल्टेंट बल इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, वो एंगल पर डिपेंड करता है कि कितना होगा रिजल्टेंट। दोस्तों अगर इन दोनों ने मान लेते हैं कि 15 न्यूटन का बल लगाया, रिजल्टेंट क्या होता है दोस्तों? रिजल्टेंट या कार्यरत कुल बल हम जिसको कहते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स या कार्यरत बल हम बोलें तो टोटल बल हमारा कितना लगेगा? अगर इन दोनों द्वारा जितना बल लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट बल कहते हैं, या रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, या कुल कार्यरत बल कहते हैं। दोस्तों अगर इतना इस सब की फोर्स को हटा करके, अगर इन दोनों फोर्स को हटा करके हम एक ही फोर्स लगा दें, इन दोनों के बदले एक ही फोर्स को लगा देते हैं इस डायरेक्शन में, तो वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। इसको हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स से थ्रू के से फॉर्मूला को दोस्तों सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध करना हमें आवश्यक नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो मेन फॉर्मूला हमारा मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट फोर्स टोटल लगेगा, ये F लगेगा। क्या लगेगा? F लगेगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स के थ्रू से दोस्तों हम इस फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे तो डायरेक्ट क्या आएगा? जो मेन ये रिजल्टेंट होगा, यहाँ पे R लिख देते हैं, रिजल्टेंट मतलब फाइनल फोर्स जो होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? रिजल्टेंट का जो मेन फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा। तो इसमें से हम लोगों को दोस्तों जो यहाँ कार्यरत कुल बल बोला गया है, यहाँ पे ये Fr निकालना है। Fr जो फाइनल रिजल्टेंट फॉर्मूला है वो निकालना है। तो इस हम कैसे निकालेंगे? देखिए हमारा मान लेते हैं कि F1 बराबर कितना दिया गया है? F1 बराबर हमें 10 न्यूटन दिया गया है, और F2 बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 5 न्यूटन दिया गया है। अगर इस दोनों के बदले हम एक ही फोर्स को लगाएंगे, दोनों के, अगर जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, अगर कोई काम लगाते हैं, 2 मजदूर को लगाएंगे तो वो ज़्यादा पैसा लेगा, लेकिन अगर एक ही मजदूर को हम उसी काम को करने में लगा देते हैं जो अधिक शक्तिशाली है दोनों से, वो अकेला उस काम को कर लेगा, तो हम 2 आदमी को क्यों रखेंगे? हम एक ही आदमी को रखेंगे। तो यहाँ पे वही है दोस्तों कि दोनों आदमी को अगर हटा दिया जाए तो कितना बल लगाएगा, उस हिसाब से। तो इसका रिजल्टेंट मतलब पूछा जा रहा है, तो क्या है? कुल बल कितना लगेगा। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है? एफ आर का, इसको लिखेंगे हम फॉर्मूला फाइनल, ये एफ आर लिखेंगे रिजल्टेंट दोस्तों। F1 बराबर हमारा कितना दिया गया है? F1 बराबर मान लेते हैं कि 10 का स्क्वायर दिया गया है। F1 बराबर 10 दिया गया है, और F2 बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2 F1 बराबर कितना? F1 बराबर हम 10 लिखेंगे, और F2 बराबर गुना कितना? 5 लिखेंगे, और cos थीटा। अब देखिए दोस्तों थीटा के हम क्या, यहाँ पे थीटा क्या दिया गया है? थीटा यहाँ पे हमको पता करना कि थीटा क्या दिया गया है, एंगल हमारा कितना दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया? एक वस्तु एक ही दिशा में, क्या लग रहा है? एक ही दिशा में। देखिए दोस्तों अगर ये, इसका मतलब कि ये जो चित्र हमारा बनेगा ऐसा बनेगा, ये है, ये 10 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन का, तो जो 10 न्यूटन का बल है यहीं से लग रहा है। ये दोनों बल जो है एक ही डायरेक्शन में, अगर ये पूर्व की दिशा की ओर लग रहा है तो ये भी पूर्व दिशा की ओर लग रहा है, मतलब दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा है। जब एक ही दिशा में लग रहा है तो इसका मतलब इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? जब एक ही दिशा में लग रहा है तो 0 डिग्री। अगर ये ऊपर लगता तो यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बनता, अगर ये इधर लगता तो ये 180 डिग्री का कोण बनता। लेकिन अगर एक ही दिशा में लग रहा है तो हमारा एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0 डिग्री। तो 10 का स्क्वायर 10 दें 100, 5 का 25 25, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 50 दो ना 100, 100, और कॉस 0 का मान दोस्तों, कॉस 0 बराबर हमारा कितना होता है? कॉस 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब जोड़ देते हैं सबको दोस्तों, 100 और 200 यानी कि 200 कितना हो गया? 225, और यहाँ पे कितना है? F R का होल स्क्वायर।
अगर ये स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, एफ आर का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये 15 का स्क्वायर है दोस्तों, 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है। तो जब पावर सेम होता है तो बेस भी हमारा क्या होता है, सेम होता है। ये ये बेसिक चीज है दोस्तों, इतना मालूम होगा मुझे लगता है, मैं मान के चलता हूं। तो इसका जो रिजल्टेंट बल हो जाएगा दोस्तों कितना लग जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों इसमें एक छोटा सा डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, जिसमें बहुत सारा सुविधा हो सकता है दोस्तों बनाने के लिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हमारा फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, जैसे कि रिजल्टेंट फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, इसमें कितना कितना प्रकार का केस आ सकता है। जैसे F1 का स्क्वायर, ये फाइनल स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री लेते हैं तब क्या आता है, थीटा बराबर अगर हम 0 लेते हैं दोस्तों तो कॉस 0 बराबर हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर रिजल्टेंट बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 प्लस F2 और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हमारा दिया गया दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो डायरेक्ट अगर हम एफ आर का स्क्वायर प्लस F1 बराबर F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर थ्रू से। तो यहाँ पे एफ आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2। तो वो फॉर्मूला नहीं लगाने के अलावा हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। कब दोस्तों, जब बल हमारा दो फोर्स दिया होगा और दोनों बल हमारा एक ही दिशा में लग रहा हो। जैसे ए वस्तु है हमारा, एक फोर्स F1 लग रहा है और एक फोर्स इसी के ऊपर से यानी कि F2 लग रहा है, दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। उसके बीच एंगल मतलब 0 डिग्री का होना चाहिए दोस्तों, तब हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा F1 प्लस F2, दोनों फोर्स को हम सिंपली जोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन को उतना लंबा नहीं बनाने के अलावा हम डायरेक्ट जोड़ सकते थे, क्योंकि देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये एंगल वस्तु एक ही दिशा में लग रहे हैं, यानी कि एक ही दिशा में लग रहे हैं तो एंगल हमारा क्या हो गया, 0। और एंगल 0 हो गया तो ये टर्म हमको देख इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम दोनों फोर्स को जोड़ देते हैं, 10 और 5 15। तो इसका उत्तर हमारा 15 न्यूटन आ जाता अगर दोनों को जोड़ देते तो। लेकिन हमको ये पता होता कि 0 डिग्री का कौन बन रहा है, तब हम इतना कर सकते हैं, तब हम ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे, ये फॉर्मूला। ये लेकिन कब होता है दोस्तों ऐसा, जब थीटा बराबर हमारा 0 होगा तब। अब देखिए दोस्तों यही चीज सेम अब क्या होगा, अगर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि थीटा बराबर अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं, क्या लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेंगे, तब क्या होगा, एफ रिजल्टेंट का F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 का थीटा बराबर अगर 90 है दोस्तों, तो कॉस 90 बराबर हमारा कितना हो जाता, 0 होता है। उम्मीद है कि आप सबको मालूम होगा कॉस, ये वैल्यू कॉस का वैल्यू या साइन का, ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है दोस्तों, ये मालूम होना चाहिए। और नहीं मालूम है तो दोस्तों याद कर लीजिए, क्योंकि ये साइंस और मैथ दोनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है और जरूरत भी पड़ने वाला है। तो ये कॉस 90 का मान कितना था, 0। अगर ये 90 का मान 0 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर हमारा 0 है। तो यानी थीटा बराबर अगर 90 है तो 0 हो जाएगा। तो ये इसका हम रिजल्टेंट फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर का डायरेक्ट रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये हमारा दोस्तों ये रिजल्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कब ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब थीटा बराबर हमारा, जब वस्तु एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे लग रहा होगा। जैसे F1 बराबर यहाँ अगर इस दिशा में लग रहा है तो F2 बराबर हमारा इस दिशा पे, इन दोनों के बीच में हमारा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तब हम इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। एक चीज और दोस्तों, अब अगर हम थीटा बराबर कितना ले लेते हैं, 180 डिग्री ले लेते हैं, तब क्या होता है, एफ रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। लेकिन जब कॉस 180 दोस्तों, थीटा बराबर में 180 है, तो 180 का मान हमारा -1 होता है,
क्या होता है दोस्तों, -1 होता है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 -1, यहाँ पे cos 180 हो जाएगा, और 180 हो जाएगा तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिखेंगे डायरेक्ट। और -1 जब लिखेंगे दोस्तों तो f1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस 2f1 f2, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर होगा तो ये पावर पावर दोनों कट जाएगा, यानी कि जब पावर सेम है तो बेस हमारा क्या होगा, बराबर होता है, हम ये जानते हैं। तो f1 f2 ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये कंडीशन कब होगा दोस्तों, देखिए अगर कोई वस्तु 50 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है और 40 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच हमारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो दोनों विपरीत दिशा में है। मतलब अगर क्वेश्चन में विपरीत दिशा की बात करें दोस्तों, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा के आंसर का मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर ये इस दिशा में 50 लग रहा है, इस दिशा में 50 और ये 40, तो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का बल होगा। वो किस दिशा में लगेगा, पूर्व दिशा की ओर 10 न्यूटन का बल लगा है, मतलब ये कम बल है। अब इस कम बल है तो अधिक बल वाला खींच लेगा, तो 10 न्यूटन का बल जो रिजल्टेंट बल लगेगा दोस्तों, फाइनल जो कुल बल लगेगा वो 10 न्यूटन का लगेगा, वो भी पूर्व दिशा की ओर लगेगा क्योंकि ये पूर्व दिशा होता है। अब हम फिर से क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए तो क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है, और वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होती है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ा था पिछले, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है दोस्तों, mgh होता है। तो जो mg होता है दोस्तों, mg हमारा क्या होता है, किसी वस्तु का वजन होता है, ये वेट होता है। क्या होता है, वेट होता है। ये mg को मिला के हमारा क्या होता है, ये दोनों को मिला करके दोनों को गुना का mg का वेट होता है, और वेट को ही हम क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। तो ये अगर किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया गया है तो उसमें हम किसकी वजन को, न्यूनतम बल कितना लगेगा, जो वजन होगा, और जो वजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। वेट को फोर्स भी कहते हैं, बल भी कहते हैं, या वजन भी कहते हैं, या भार भी कहते हैं, सब इसी को कहते हैं दोस्तों। तो हमको जो वस्तु उठाने के लिए प्रयुक्त बल लगेगा वो क्या लगेगा, वस्तु के वजन का लगेगा, वस्तु का वजन, जो वस्तु का वजन होगा वही बल हमको उठाने के लिए जरूरत पड़ेगा। जमीन से होने वाली दूरी, दूरी नहीं मतलब है दोस्तों वस्तु की ऊंचाई। हाँ, दूरी या वस्तु की ऊंचाई निर्भर करता है दोस्तों एनर्जी पे। किसी वस्तु का ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उतना अधिक होगा, उसका जितना हाइट होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतना अधिक हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी उतना अधिक होगा, हाइट पर डिपेंड करता है वो। तो इसका उत्तर हमारा 480 का बी नंबर का हो जाएगा दोस्तों। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस वस्तु का प्रयुक्त बल, तो सीधा फॉर्मूला हम क्या जानते हैं दोस्तों, एफ इक्वल टू एम ए। तो इसमें प्रयुक्त बल पूछा गया है, तो एफ बराबर हमारा क्या दिया गया है, एम ए। तो एम ए किस में है, ए नंबर पे है, मतलब सी नंबर पे है, ये तो होगा, ये वैसे दे दिया दोस्तों, इसका मतलब ही नहीं है कुछ, तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कौन होगा, दो दिशाओं के बीच कौन होगा। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा अभी, अगर एक वस्तु इधर है, यहाँ पे है, एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ईंट समझ लेते हैं, पत्थर समझ लेते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है। ये पूर्व की ओर जा रहा है और ये पश्चिम की ओर जा रहा है। अगर ये पूर्व पश्चिम की ओर जा रहा है दोस्तों, तो इसके बीच हमारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब विपरीत दिशा की बात करें दोस्तों, तो विपरीत दिशा में हमेशा हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का। अगर लंबवत की बात करेगा, लंबवत मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हमारा ये हो जाएगा, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा इस तरह से। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की
स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक वस्तु है जो रेस्ट पर है, क्या है, रेस्ट में है। हमने शुरू में ही पढ़ चुका है दोस्तों कि बल क्या होता है, तो ये बल के बारे में बताया जा रहा है। अगर ये वस्तु है, अगर इस वस्तु को धक्का दे रहे हैं, तो ये धक्का हम किसके थ्रू से दे रहे हैं, मतलब ये बल लगा रहे हैं, हम इस पर बल लगाते हैं तब ये स्थिर में था, तो ये गति शुरू करने लगेगा। और अगर कोई, जैसे कि गाड़ी है दोस्तों, गाड़ी क्या है, गाड़ी गति में है, और गाड़ी गति में तो ये ड्राइवर क्या करता है, हमारा ब्रेक मारता है। तो ब्रेक मार रहा है, इसका मतलब वो क्या करता है, फोर्स को अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स को अप्लाई कर रहा है, तो ये गाड़ी हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब कोई वस्तु अगर दोस्तों गति में है, तो उसको रेस्ट में लाने के लिए, या कोई वस्तु रेस्ट में है उसको गति में लाने के लिए हमें जो फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट का अप्लाई किया जाता है, अतिरिक्त बल का जो प्रयोग किया जाता है, वो उसी की वजह से हमारा बल उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। क्योंकि स्थिर, कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गति में लाने के लिए हम धक्का देते हैं, तो बल लगा रहे हैं। अगर एक समान गतिशील है, मतलब कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाता है, तो इसका उत्तर हमारा सी हो जाएगा। मोमेंटम बराबर एम बी, द्रव्यमान जड़त्व इनर्शिया दोस्तों, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को दर्शाता है, इनर्शिया, तो इसका उत्तर हमारा सी होगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। देखिए दोस्तों, कोई वस्तु अगर सतत चाल, मतलब सतत मतलब क्या दोस्तों, लगातार चल रहा है। जैसे कि क्या है, इसमें कोई वस्तु मतलब लगातार गाड़ी है, तो गाड़ी को कोई ब्रेक नहीं मार रहा, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उस पर ब्रेक नहीं लग रहा है। मतलब ब्रेक नहीं लग रहा है मतलब क्या कर रहा है, उस पर बल हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा है दोस्तों, गति में है तो उस पर अगर हम बल लगाएंगे तभी तो वो गाड़ी रुकेगा, और बल नहीं लगाएंगे तो गाड़ी नहीं रुकेगा। जैसे कि बॉल है दोस्तों, अगर कोई बॉल को मारता है, ये तो बॉल हमारा क्रिकेट में बॉल को मारता है, तो जब ये चलता जा रहा है बॉल दोस्तों, तो ये बॉल हमारा कब रुकेगा, अगर ये धरती द्वारा हमको फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल नहीं लगाया जाता इस बॉल पर, तो ये बॉल हमारा नहीं रुकता, ये चलता जाता। लेकिन ये बॉल हमारा किसके कारण रुक रहा है, बल लग रहा है इस पर, घर्षण बल, क्या लग रहा है, घर्षण बल के कारण ये हमारा बॉल रुक रहा है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का। अगर कोई वस्तु गति में है और उसमें बल नहीं लगाया जा रहा है तो वो वस्तु नहीं रुकेगा। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाया जाता है। तो बल लगाने पर ही कोई वस्तु रुकता है, गति में है तो, और अगर रेस्ट में है तो मोशन में आता है, बल के कारण ही। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। जिससे कि हम क्या जानते हैं दोस्तों, कभी भी जैसे कि बल की बात करें दोस्तों, बल हमारा क्या है, अगर हम बल लगेगा, अगर ये वस्तु अकेला इसको रख दिया जाए तो क्या ये अपने आप में कहीं बल लगा रहा है, क्या कोई बल लग रहा है इस पर, नहीं लग रहा है। अगर इसको हम यहाँ पे जमीन पर रख देते हैं, जमीन पर रख देते हैं, तो जमीन पर रख देते हैं, जमीन पर ये बल लगा रहा है, तो जमीन भी इस पे बल लगा रहा है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि अगर आप जिस पर, मतलब आप किसी को अगर धक्का देते हैं तो वो भी उतना ही ताकत से आपको धक्का देता है। मतलब ये डुअल नेचर का होता है दोस्तों, ये अकेले कभी नहीं हो सकता, ये पेयर में ही होगा। अगर हम यहाँ इस पे धक्का दे रहे हैं तो ये भी मुझ पर धक्का दे रहा है, तो इस पर भी बल लग रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण की बल की बात करें तो ये वस्तु अपने आप की ओर खींच रहा है, उस पर भी एक बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, या इसके वस्तु द्वारा भी इस पर बल लग रहा है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बल। बल हमारा अकेले नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। संतुलित बल मतलब क्या दोस्तों, संतुलित बल से हम क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एक यहाँ पे वस्तु हम मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं दोस्तों, तो हम संतुलित बल से हम क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस वस्तु को हम 5 न्यूटन के बल से इधर से भी खींच रहे हैं, और 5 न्यूटन के बल से हम इधर भी इसको खींच रहे हैं, तो क्या ये इधर से इधर या इधर गति करेगा, कहीं नहीं करने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल से खींचा जा रहा है।
अगर दोनों तरफ से समान बल से खींचा जा रहा है तो ये वस्तु ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों इस वस्तु पर तो बल अप्लाई हो रहा है, बल लग रहा है, तो ये वस्तु में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये मूव नहीं करेगा, ना तो इधर गति करेगा ना इधर गति करेगा, लेकिन इस वस्तु में गति आना शुरू हो जाएगा। गति नहीं दोस्तों, इस वस्तु में आंतरिक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आंतरिक परिवर्तन जो होगा शुरू हो जाएगा। हो सकता है ये बॉडी या शरीर फट जाए या क्रैक हो जाए, लेकिन इसमें प्रभाव इस वस्तु में ही प्रभाव आएगा दोस्तों। लेकिन ये इधर या तो इधर नहीं जाने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल लग रहा है। तो संतुलित बल से हमारा, संतुलित मतलब दोनों तरफ दोस्तों समान बल से खींचा जा रहा है। संतुलित मतलब दोनों तरफ से समान बल से खींचा जा रहा है, तो वस्तु में क्या परिवर्तन आएगा? तो वस्तु मतलब वस्तु किधर से गति करेगा? तो वस्तु गति करने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल है। तो जब गति नहीं करेगा, तो जब बल किसी में लगेगा दोस्तों, तो वो वस्तु पर ही लगेगा। तो वस्तु में आंतरिक परिवर्तन शुरू हो जाएगा, चाहे इसका शेप में परिवर्तन हो जाए, इधर से इधर हो जाए, इधर हो जाए या फट जाए, ये वस्तु में ही परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा, हाँ बिल्कुल होगा दोस्तों। हमने क्या देखा कि ये इसमें क्रैक होगा, या तो ये फट जाएगा या इसकी शेप साइज बदलना शुरू हो जाएगा। एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन होगा, जब इसको खींचा ही नहीं जाएगा दोस्तों, तो स्थिर अवस्था में क्यों परिवर्तन होगा? इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ समान बल लग रहा है, तो ये तो कहीं भी नहीं जाएगा। एक वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ना तो गति में परिवर्तन होगा ना तो दिशा में परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा दोस्तों। बल क्या है दोस्तों? हम क्या जानते हैं? फोर्स बराबर एम ए, और एम से क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण, तो हमारा बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान गुना त्वरण किस पर है दोस्तों? ए नंबर ही ऑप्शन है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का। बाकी ये सब कोई फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों, वैसे दिया गया है। द्रव्यमान गुना त्वरण सेम दोस्तों, सेम क्वेश्चन, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल से क्या समझते हैं दोस्तों? प्रतिबल, प्रतिबल से हम क्या समझते हैं दोस्तों? प्रतिबल, प्रतिबल मतलब होता है दोस्तों बल बट्टा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या तो एरिया हम कह सकते हैं, क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या तो डायरेक्ट हम क्षेत्रफल कह सकते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में दोस्तों स्ट्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्ट्रेस। और इसको भी क्या कहते हैं हम? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक प्रकार का दाब ही कह सकते हैं दोस्तों। स्ट्रेस भी एक प्रकार का दाब या दाब ही कह सकते हैं इसको, दाब। तो प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए दोस्तों, हमारा इस स्ट्रेस प्रतिबल बराबर फॉर्मूला क्या है? फोर्स और एरिया। तो क्या इसमें भार, भार इस फॉर्मूला में हमारा कहीं दिया गया है? नहीं दिया गया। तो भार पर निर्भर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या कहीं आयतन दिया गया है इस फॉर्मूला में दोस्तों? नहीं दिया गया है, तो आयतन भी हमारा नहीं निर्भर करेगा। क्या द्रव्यमान हमारा इस फॉर्मूला में दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो क्या द्रव्यमान भी निर्भर करेगा? बिल्कुल नहीं निर्भर करेगा। यहाँ पे क्या दिया गया हमारा? क्षेत्रफल या एरिया। तो ये डायरेक्ट किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? एरिया पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर। तो स्ट्रेस हमारा जो होता है एरिया पर निर्भर करता है। स्ट्रेस शब्द से क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेस किसी वस्तु में जब बल लगता है तो उसका आंतरिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो उसी को मतलब जितनी एरिया में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो परिवर्तन होता है यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में, उसी को हम प्रतिबल कहते हैं। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कथन लागू होगा। तो ये तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है दोस्तों। एफ बराबर हमारा क्या होता है? एम ए। अब देखिए ये केजी दिया गया, मतलब एम बराबर दिया गया हमारा कितना? 10 केजी। और ये न्यूटन दिया गया है, एफ बराबर हमारा कितना दिया गया? 10 न्यूटन दिया गया है। तो इसमें हमको निकालना क्या पड़ेगा? त्वरण को निकालना पड़ेगा। ए बराबर हमारा निकालना है, क्योंकि ये फॉर्मूला एफ बराबर एम ए है। तो एम दिया हुआ, एफ दिया गया, ए हम नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। एफ बराबर कितना हो गया? 10 न्यूटन। और एम बराबर हमारा कितना दिया गया? 10 केजी। तो ए बराबर हमारा कितना होगा? 10। ये गुना में है तो भागा में चलेगा, 10/10। ये 10 से 10 खत्म। ए बराबर, यानी कि ए बराबर 1 क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण हमारा किस में होता है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस में है दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन में।
ये मीटर पर सेकंड है, या तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी उसको उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, ये मीटर पर सेकंड हमारा किसका होता है, वेलोसिटी या गति का यूनिट होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे हो सकता है दोस्तों, ये ऑप्शन में एक हो सकता है, ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसको दोनों मिल रहा है, और ये तो होगा ही नहीं, तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, उस पर लागू बल क्या कहा जाएगा। उस पर खींचते दोस्तों, इस वस्तु को जब खींचा जाता है दोस्तों, दोनों सिरों से, एक इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, तो जब खींचा जा रहा है दोस्तों, तो इस पर हमारा कौन सा बल लग रहा है, इस पर हमारा खिंचाव बल लग रहा है। खिंचाव बल, खिंचाव को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पुल नेचर ऑफ फोर्स। हमने शुरू में क्या पढ़ा कि फोर्स या बल दो प्रकार का होता है, एक पुल नेचर का, पुल मतलब खींचना, या एक पुश नेचर का, एक धक्का देना, तो दो नेचर का, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, खिंचाव बल। अगर खींच रहा है तो खिंचाव बल। आवेग इम्पल्स दोस्तों, फोर्स इंटू टाइम होता है ये। घर्षण बल हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, घर्षण फ्रिक्शन फोर्स, जब ये घर्षण बल भी आगे पढ़ेंगे दोस्तों। संवेग मतलब मास इंटू वेलोसिटी, सब ये सब आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये टॉपिक हमारा अभी आगे पढ़ना है। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु की वेग 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। इसमें क्या क्या दिया गया है, एक्स टी बराबर दिया गया टाइम, नीचे लिखते हैं दोस्तों, नीचे लिखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्या क्या दिया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम बराबर क्या होता है 2 सेकंड, टाइम बराबर 2 सेकंड। अब ये द्रव्यमान कितना देखिए, एम बराबर 5 केजी, और वेलोसिटी हमारा देखिए दोस्तों दो ठो दिया गया है, एक v1 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, और एक v2 बराबर क्या दिया गया है 7 मीटर पर सेकंड। दो फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों, मतलब दो वेलोसिटी दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम बल को कैसे निकाल सकते हैं, हमारा मास तो दिया है लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन को हम दोस्तों कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन को हम या त्वरण को कैसे निकालेंगे। तो त्वरण निकालने का दोस्तों हम क्या जानते हैं, भी बराबर दोस्तों होता है u प्लस ए टी। क्या होता है दोस्तों, भी बराबर होता है u प्लस ए टी। तो जो भी होता है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, भी को हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, और u को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो 4 मीटर पर सेकंड जो है, जिसको हम प्रारंभिक वेग भी कहते हैं, ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी होगा वो 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। तो v बराबर कितना हो गया, 7 यहाँ रखेंगे, और u बराबर 4 रखेंगे, प्लस a का मान निकालना है, और t बराबर कितना दिया गया है 2 सेकंड दिया गया है, यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये 4 बराबर किस पर जाएगा, तो 7 में 4 जगह कितना बचेगा 3, और ये गुना में है तो बराबर किस पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर 3/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो हम इसको काट सकते हैं 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है, F बराबर एम ए, तो F बराबर कितना दिया गया है, F बराबर दिया गया है दोस्तों, नहीं दिया गया है, F बराबर ही हमें निकालना है। तो M बराबर कितना है 5 केजी, यहाँ 5 रखेंगे, A बराबर कितना है हमारा, इतना है 1.5, 1.5, तो 15 पचे 75, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट 75, यानी कि 7.5 न्यूटन। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 केजी द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को खिलाड़ी द्वारा 0.5 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल है। और दोस्तों यहाँ पे हमें आवेग पढ़ने की जरूरत है कि आवेग क्या होता है। दोस्तों टॉपिक जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे दोस्तों, जिसमें आपको टॉपिक थ्योरी क्लास कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फिजिक्स में थ्योरी क्लास या टॉपिक कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि हम साथ ही साथ थ्योरी और क्वेश्चन दोनों लेके चलेंगे, इसमें कोई डाउट भी नहीं आने वाला है। इम्पल्स कहते हैं इसको दोस्तों, आवेग, इम्पल्स या आवेग।
तो इम्पल्स या आवेग जो होता है दोस्तों, फोर्स को जब हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो इम्पल्स का फॉर्मूला आता है। क्या था दोस्तों इम्पल्स का फॉर्मूला? अगर हम इसको यूनिट अगर लिखें तो क्या होगा, न्यूटन। फोर्स का न्यूटन होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड हमारा इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका आवेग हमारा होता क्या है? आवेग हमारा क्या होता है कि ये टी बराबर होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब क्षण भर के लिए टाइम दो दोस्तों। जैसे कि अगर हम किसी को तमाचा मारते हैं दोस्तों, तो तमाचा जब मारते हैं तो मेरा हाथ और किसी के गाल पे अगर थप्पड़ पड़ रहा है तो हाथ और गाल के बीच में अगर स्पर्श होता है तो कितना देर के लिए होता है? क्षण भर के लिए होता है। तो जो क्षण भर समय के लिए जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और जैसे देखिए दोस्तों, अगर कोई क्रिकेटर बॉल को मारता है, गेंद को मारता है, तो जब बॉल आता है दोस्तों, तो बॉल जब आता है तो बल्ला और बॉल के बीच में कितना देर के लिए संपर्क होता है? क्षण भर के लिए संपर्क होता है, लेकिन उसका बॉल की दिशा कितनी दिशा को निर्धारित करता है या बॉल चला जाता है आगे, तो उसकी बॉल और बैट के बीच में कितनी देर तक कांटेक्ट होता है? एक क्षणिक भर के लिए, बस छोटे समय के लिए कांटेक्ट होता है, बॉल और उसके बीच में संपर्क होता है। तो जितने कम समय के लिए बॉल संपर्क होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? आवेग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? आवेग कहते हैं। जैसे एक चीज और हम एक उदाहरण पे ले सकते हैं दोस्तों, एक जैसे कि क्या ले सकते हैं, अगर हम किसी को तमाचा मारते हैं, तब तमाचा मारते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसमें भी हमारा इम्पल्स काम आता है। इम्पल्स का होता है, कैंची से जब काटते हैं दोस्तों, कैंची से, तब भी हमारा इम्पल्स का होता है, क्योंकि जब कैंची से काटते हैं तो कैंची का धार और कपड़े का धार, कपड़े का कॉन्टेक्ट बहुत कम समय के लिए होता है और वो काट देता है। कील ठोकना, या तो दीवार पर कील ठोकना दोस्तों, दीवार पर कील ठोकना क्या होता है? दीवार पर कील ठोकना इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है ये कील ठोकना। और क्या ले सकते हो दोस्तों? कुल्हाड़ी ले सकते हो दोस्तों, जैसे कुल्हाड़ी से हम अगर लकड़ी काटते हैं तब भी हमारा इंस्टेंट ऑफ टाइम या क्षणिक सेकंड के लिए उस हमारा संपर्क होता है उसके बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया। और हम और कुछ ले सकते हैं दोस्तों इसमें, और ले सकते हैं दोस्तों, बाकी देख सकते हैं। मतलब क्षणिक भर के लिए जो कांटेक्ट होगा वो हमारा क्या होता कहलाता है? आवेग कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को हम करके देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 30 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान 100 केजी द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना टाइम दिया गया है? 0.05 सेकंड। मतलब जब बॉल आता है तो बल्ला द्वारा कितने देर के लिए संपर्क है? देखिए कितना कम समय के लिए संपर्क है, कितने कम के लिए संपर्क है, बहुत कम समय के लिए क्या है, संपर्क में है। अब देखिए तो एक चीज और इसमें जानने योग्य दोस्तों, आवेग जो होता है हमारा, आवेग या इंपल्स दोस्तों, वो संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर के प्रोपोर्शनल होता है। ये बराबर कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल या बराबर कह सकते हैं। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। हैंडराइटिंग मेरा खराब है दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करना, मैनेज करना। आवेग जो है तो दोस्तों संवेग में परिवर्तन के बराबर ही, या बराबर कह सकते हैं या प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। जैसे देखिए इंपल्स बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला हमारा हमने क्या देखा, इंपल्स बराबर एफ इंटू टी देखा। अब एफ बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर एम ए होता है, और टी को टी ही रहने देते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्सेलरेशन बराबर बराबर पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है हमारा, v2 माइनस v1 बट्टा टाइम, v2 माइनस v1 बट्टा टाइम होता है त्वरण। इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, लीनियर इक्वेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये v2 माइनस v1 बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए ये नीचे हमारा ये t से t कट जाएगा, क्या बचेगा, m v2 माइनस m v1 बचेगा, m v2 माइनस v1 बचेगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम p2 कह सकते हैं, इसको p1 हम कह सकते हैं। तो यही हमारा इम्पल्स बराबर हम क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। मतलब संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कह रहे हैं, इम्पल्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, इम्पल्स कह रहे हैं। अब हम इसको क्वेश्चन को दोस्तों करके देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए दोस्तों, क्या क्या दिया गया, प्रारंभिक वेग, और वेग दिया गया है दोस्तों, तो यानी यू बराबर दिया गया है
संवेग में परिवर्तन आओ दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इम्पल्स बराबर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को कैसे लेंगे, देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या दिया गया हमारा। इसमें देखिए दोस्तों, अगर बॉल को फेंक रहा है, अगर बॉलर को फेंक रहा है तो वो कितना, किस वेलोसिटी से फेंक रहा है, यू बराबर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहा है, यानी कि v1 हम इसको कह सकते हैं, या u1 यू कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग। तो उसका क्या है, गति 30 मीटर पर सेकंड है। और दोस्तों जब बॉल बैट द्वारा रोक दिया गया, तो बॉल रोक दिया मतलब वो टच होने के बाद उसका वेलोसिटी को हम क्या मान लेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v बराबर लिखते हैं इसको, या v2 या v बराबर हम कह सकते हैं कितना है इसमें, 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा। क्योंकि बॉल को क्या बोला गया, द्रव्यमान की एक खिलाड़ी को इतना सेकंड में रोक दिया जाता है, यानी रोक दिया गया, और रोक दिया गया तो बॉल का गति क्या हो गया हमारा, रुक गया। और बॉल का गति रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा दोस्तों। तो जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम बराबर हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हम लिख सकते हैं। तो जो चेंज इन मोमेंटम बराबर हमारा होगा एम इंटू वी माइनस यू होगा। तो एम बराबर हमारा कितना है, ये 1000 ग्राम है। अब गज 1000 ग्राम है दोस्तों, लेकिन हम इसको किस, यानी 100 ग्राम है। अब इसको हम 100 ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। और यू बराबर वी बराबर हमारा कितना दिया गया है, वी बराबर 0 दिया गया, और यू बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा। अब कितना बच जाएगा, -30/10 जीरो। तो 1 जीरो से 1 जीरो उठ जाएगा, यानी कि -3, 3 क्या होगा, -3। और मोमेंटम है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। ये पी बराबर आया दोस्तों। अब इसमें इसका हमारा मोमेंटम बराबर कितना बच जाएगा दोस्तों, मोमेंटम हमारा 3 मीटर पर सेकंड बच जाएगा। अब इसमें पूछा गया क्या गया है, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल। तो औसत बल हमारा मोमेंटम बराबर फॉर्मूला क्या आता है, औसत बल यानी कि बल गुना समय होता है, बल गुना समय। मोमेंटम हमने कितना निकाल लिया, 3 निकाल लिया। कितना निकाल लिया दोस्तों, हमने क्या निकाला, मोमेंटम 3 निकाल लिया। बल हमको निकालना है, और समय बराबर कितना दिया गया है, 0.05। अब बल इधर हो जाएगा, बल बराबर यानी कि -3/0.05। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो, 2 जीरो, यानी कि 5×30। तो बल जो हमारा लगेगा दोस्तों कितना लगेगा, 60 60 न्यूटन लग जाएगा। बल हमारा कितना, 60 न्यूटन। लेकिन वो भी किस में लगेगा, माइनस में लगेगा। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो एफ हमारा कितना है, निकालना है, एफ बराबर भी हमें निकालना है हमें। एम बराबर 2 केजी, और ये बराबर 4, यानी कि कितना, 4×2 = 8, 8 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आंसर। 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से इतना सेकंड हो जाती है, तो है उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना करें, पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। तो फोर्स बराबर क्या होता है हमारा दोस्तों, एम ए होता है। और ये बराबर हम अब तो एक फॉर्मूला आदि रख लेना दोस्तों, वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। हालांकि ये हमारा लीनियर लीनियर मोशन, मतलब लीनियर मोशन पढ़ेंगे तब हमको ये फॉर्मूला पढ़ना दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हर जगह यूज हो रहा है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, वी बराबर वी माइनस यू बट्टा क्या दोस्तों, टी बराबर हमारा ये एक्सलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सलेशन या त्वरण हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एम यहाँ रहेगा, एक्सलेशन की जगह पर क्या रखेंगे, वी माइनस यू बट्टा टी, क्या रखेंगे, टी रखेंगे। एम बराबर कितना हो गया दोस्तों, 100 केजी, 100 केजी हो गया। और भी मतलब भी दोस्तों फाइनल वेलोसिटी जो अंतिम होगा,
अंतिम वेलोसिटी होगा या वेग होगा उसी को लेंगे, यानी कि 15 अंतिम दिया हुआ है 15, और इनिशियल कितना दिया गया है, इनिशियल या प्रारंभिक, या यू बराबर हम कह सकते हैं इसको 5, और टाइम कितना दिया गया है 5 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों कितना हो गया 100, और ये 15 में 5 आएगा 10, यानी कि 5 5 2 10, यानी कि 200 आरोपित बल, बल पूछा गया तो यानी कि न्यूटन में होगा बल हमारा, तो बल हमारा कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी उत्तर दे सकते थे। अगर बल की बात किया गया, पास्कल हमारा बल का यूनिट नहीं है क्योंकि ये दाब का है, केजी हमारा द्रव्यमान का है, जूल हमारा कार्य का है, तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाता। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण के साथ रूपांतरण होता है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना करें। F इक्वल टू एम, ये दोस्तों तो बल की बात किया गया तो 20 केजी हमारा क्या हो गया द्रव्यमान हो गया, एक्सलेशन हमारा कितना हो गया 4, तो 20 चौक 80 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जब 100 न्यूटन का बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण की गणना करें। एक ही फॉर्मूला दोस्तों, F बराबर एम, ये तो F बराबर हमारा 100 न्यूटन और M बराबर 50 केजी, तो गुना ये 50 दूनी 100, मतलब ये बराबर हमारा कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका उत्तर हमारा कौन सा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए नंबर का। ये दोस्तों इस ऑप्शन को ध्यान में रखना है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी लेकिन ये मीटर पर सेकंड है। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि अगर 2 है तो ऊपर जाएगा तो ये -2 पावर में लिखा जाता है, तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का होगा, ना कि बी नंबर का। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु की वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की गणना करें। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, F बराबर एम ए, लेकिन ए की जगह पर हम क्या लेंगे दोस्तों फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टाइम, टाइम होगा दोस्तों, टाइम होगा ये क्या होगा टाइम होगा। एम बराबर कितना दिया गया है 5 केजी, एम बराबर 5, और फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम 8 माइनस इनिशियल कितना 6, और टाइम कितना दिया गया 2 सेकंड, तो कितना हो गया 5 गुना 8 में 6 जाएगा 2 बट्टा 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा 5, यानी कि 5 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा इसका बल हो जाएगा, जिसकी ये नंबर उत्तर है। यदि 25 केजी की द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो बल निकालने वाला दोस्तों, इसको हम ऑप्शन से देखिए वस्तु पर लगाया गया बल, तो ऑप्शन से डायरेक्ट उत्तर हम ये कर सकते हैं दोस्तों 200 न्यूटन का, क्योंकि बाकी का ऑप्शन क्या है यूनिट अलग अलग है, तो हम क्या या तो फिर फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं F बराबर एम ए, तो एम बराबर कितना है हमारा 25 केजी, ए बराबर हमारा 8, 25 80 200 न्यूटन। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण कहलाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये डैश दो जगह दिया हुआ है, यहाँ पे डैश है यहाँ पे डैश है, मतलब अगर हम यहाँ पे भरें किसी वस्तु पर, सीधा हम एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, जैसे कि एक वस्तु है यहाँ पे, इस वस्तु पे अगर हम कितनों कार्य करते हैं, लेकिन इस वस्तु में किसी भी प्रकार का क्या होता है बदलाव नहीं होता है। मतलब बदलाव क्यों नहीं हो रहा दोस्तों, ये ये ऐसा पदार्थ है या ठोस है जो कि बहुत कठिन है, दृढ़ है, जिसको कितनों बल लगा लो ये परिवर्तन नहीं हो रहा है दोस्तों, ये परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये परिवर्तन नहीं होने का कारण क्या है, हम बाह्य बल कितनों लगा रहे हैं, बाह्य बल हम बाहर से बल कितनों लगा रहे हैं, लेकिन इसमें आकार में इसमें इसका आकार परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है, ये दृढ़ता गुण दोस्तों, दृढ़ता मतलब मजबूती, दृढ़ता मतलब क्या दोस्तों मजबूती, या स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग होने के कारण इस पर बाह्य बल कितना लगा रहे हैं इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर हमारा तीन वर्ग हो जाएगा। बाह्य आयतन, आयतन हम बाहर से कैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बाह्य बल, हाँ बाह्य बल लगा सकते हैं, लेकिन आकार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन ये दृढ़ता नहीं, ये आकार नहीं कहलाता है दोस्तों। आकार कहलाता है क्या, देखिए हाँ, डैश गुण आकार कहलाता है नहीं,
दृढ़ता कहलाता है। बाह्य क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बाह्य का नहीं हो सकता है, इसका उत्तर सी नंबर। क्षेत्रफल बाह्य का हो सकता है दोस्तों, अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका बाह्य का क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक क्षेत्रफल ना होगा। थैंक यू दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबको भी फायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।